प्रिय दोस्तों, प्यारे बच्चों, आप सबका YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग सीखेंगे नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के महत्वपूर्ण प्रावधान। आप सबको ज्ञात है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में अभी हाल में हुई कैबिनेट की मीटिंग में नई शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दे दी गई है। नई शिक्षा नीति केंद्र सरकार के द्वारा मंजूर होने के पश्चात इस शिक्षा नीति में क्या महत्वपूर्ण प्रावधान होंगे, इस पर विस्तृत चर्चा पूरे देश में लोगों की जिज्ञासा है। अतः मुझे भी प्रेरणा मिली कि हम अपने सब्सक्राइबर परिवार के सदस्यों को और अपने शुभचिंतकों को, जागरूक नागरिकों को अपने शब्दों में नई शिक्षा नीति 2020 के प्रावधानों को क्रमवार समझाएं। नई शिक्षा नीति 2020 के 15 महत्वपूर्ण प्रावधान मैंने छांटकर बिंदुवार निकाले हैं, जो आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। बिंदु नंबर 1 में पहली आज़ादी के पश्चात शिक्षा नीति 1968 में आई थी। उसके 18 वर्ष के पश्चात दूसरी शिक्षा नीति 1986 में आई थी और उसके प्रावधान अभी तक लागू थे। दूसरी शिक्षा नीति 1986 के पश्चात 34 वर्षों के पश्चात अब तीसरी नई शिक्षा नीति 2020 में अभी हाल में केंद्र सरकार द्वारा मंजूरी दी गई है। तो इस प्रकार आपको ज्ञात है कि ये तीसरी आज़ादी के बाद तीसरी भारतीय शिक्षा नीति है। इसमें सबसे पहला प्रावधान यही हुआ है कि अभी तक मानव संसाधन विकास मंत्रालय को MHRD को अब भारतीय शिक्षा मंत्रालय कहा जाएगा। बिंदु नंबर 2, RTE राइट टू एजुकेशन का जो प्रावधान है वो, जिसमें निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाती है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए, अब उसका दायरा बढ़ाया जाएगा। अब 6 से 18 वर्ष तक के 12वीं क्लास तक के बच्चों को RTE के दायरे में लिया जाएगा। बिंदु नंबर 3, अभी तक जो हमारी स्कूली एजुकेशन का स्ट्रक्चर था, संरचना थी 10+2, यानी कि पहली क्लास से 10वीं तक पढ़ना और +2 12वीं पढ़ना। उसके पश्चात स्कूली शिक्षा पूरी होती थी, फिर उच्च शिक्षा शुरू होती थी। अब इसका संरचना बदल दिया गया है, स्ट्रक्चर नई शिक्षा नीति में बदल दिया गया है। अब स्ट्रक्चर होगा 5+3+3+4। स्कूली शिक्षा का स्ट्रक्चर क्या होगा? 5+3+3+4। इसको समझाते हैं। अब सरकार ने प्री प्राइमरी के 3 क्लासों को मान्यता दे दी है, यानी कि नर्सरी, LKG, UKG और क्लास 1 और क्लास 2। तो पहले 3 प्राइमरी क्लास, प्री प्राइमरी क्लास, फिर 1 और 2 को मिला के 5 वर्ष की शिक्षा होगी। इसे फाउंडेशन स्टेज कहा गया है, तो +5 स्टेज। यानी कि अभी तक सरकारी शिक्षा में छठवीं उम्र में जब बच्चा आता था, यानी कि 6 ईयर में आता था, तब वो 5वीं क्लास में एडमिशन लेता था। अब वो जब बच्चा 3 ईयर में आएगा तभी वो नर्सरी क्लास में एडमिशन लेने के लिए अर्ह होगा। तो पहली स्टेज क्या हो गई 5+3, यानी कि तीसरी क्लास, चौथी क्लास, 5वीं क्लास, इनको मिला के एक नई स्टेज होगी, इसे फर्स्ट स्टेज कहेंगे। फिर उसके पश्चात आपकी 6, 7, 8, इन 3 को मिला के +3 एक स्टेज होगी, जिसे सेकेंड स्टेज कहेंगे। और उसके पश्चात 9th और 10th मिडिल स्टेज होगी और
11th और 12th लास्ट स्टेज होगी स्कूली शिक्षा की। तो स्कूली शिक्षा का स्ट्रक्चर बदल गया है, अब क्या हो गया है 5 + 3 + 3 + 4। अब आते हैं नंबर 4। नंबर 4 में जो आपका सरकार ने प्री प्राइमरी 3 क्लासों को मान्यता दे दी है, यानी कि नर्सरी, LKG, UKG अब हुआ करेंगे, यानी कि अब हर बच्चे को जब वो 3 वर्ष की अवस्था में आएगा तभी वो वैधानिक रूप से प्रवेश स्कूली शिक्षा में लेने के लिए अर्ह हो जाएगा। अब नंबर 5 +3, जो +3 5 + 3 फर्स्ट स्टेज कहलाएगी। और ये कौन सी स्टेज होगी 3 4 5 3 4 5 की क्लास इसमें होंगी फर्स्ट स्टेज में। और इसमें एक और व्यापक बदलाव किया गया है, अंग्रेजी शिक्षा के महत्व को घटाया गया है, भारतीय भाषाओं को महत्व दिया गया है और मातृभाषा को महत्व दिया गया है। अर्थात 5वीं क्लास तक मातृभाषा में शिक्षा होगी। अब नंबर 6 पॉइंट पर आते हैं। 9वीं से 12वीं तक जो +4 स्कूली शिक्षा की स्टेज होगी, जो लास्ट स्टेज कहलाएगी 9वीं से 12वीं तक, इसकी गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने इसमें सेमेस्टर सिस्टम लागू किया है। अर्थात 6 माह पर इनकी परीक्षाएं होंगी और अर्धवार्षिक परीक्षाओं को भी अंकों में सम्मिलित किया जाएगा। तो इस तरीके से 9वीं से 12वीं तक सेमेस्टर परीक्षाएं होंगी, हाई स्कूल के बोर्ड को समाप्त किया जाएगा और 12वीं के बोर्ड को महत्व दिया जाएगा। नंबर 7, रटने और नकल पद्धति से परीक्षा पास करने की व्यवस्था को समाप्त किया जाएगा और बच्चे का समग्र विकास का उद्देश्य होगा। नंबर 8, उच्च शिक्षा के लिए स्कूली शिक्षा इस स्ट्रक्चर से जब पूरी हो जाएगी, 5 + 3 + 3 + 4 स्ट्रक्चर से जब 12वीं तक की स्कूली शिक्षा पूरी हो जाएगी, उसके बाद उच्च शिक्षा शुरू हो गई। तो उच्च शिक्षा में भी व्यापक बदलाव किए गए हैं। एक एजेंसी बनाई गई है NTA। जो एजेंसी NTA है वो उच्च शिक्षा के विश्वविद्यालयों में, महाविद्यालयों में प्रवेश के लिए अखिल भारतीय प्रवेश परीक्षा कराएगी और उसके स्कोर कार्ड के आधार पर पूरे देश के विश्वविद्यालय और महाविद्यालय में प्रवेश होगा। पॉइंट नंबर 9, स्ट्रीम पद्धति को नई शिक्षा नीति 2020 में समाप्त कर दिया गया है। अर्थात पहले आपका स्ट्रीम होती थी साइंस स्ट्रीम, कॉमर्स स्ट्रीम, ह्यूमैनिटी, आर्ट स्ट्रीम। अब इसको समाप्त करके सब्जेक्टों का पूल बनाया जाएगा। अब कोई भी बच्चा अपनी मर्जी से उस पूल के किसी भी विषयों को चयनित कर सकता है। अर्थात कोई आर्ट साइड का बच्चा मैथ पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है, कॉमर्स का बच्चा केमिस्ट्री फिजिक्स पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है, या साइंस साइड का बच्चा केमिस्ट्री फिजिक्स जो पढ़ रहा है अगर उसकी हिस्ट्री ज्योग्राफी में भी रुचि है तो भी पढ़ सकता है। पॉइंट नंबर 10वां महत्वपूर्ण पॉइंट है वो यह है कि DLED की डिग्री को समाप्त किया गया है और MPhil की डिग्री को भी समाप्त किया गया है। नई शिक्षा नीति 2020 में DLED और MPhil की डिग्री को समाप्त किया गया है। 11वां पॉइंट पढ़ते हैं। 1 वर्ष पूर्ण होने पर अगर कोई बच्चा 12वीं के बाद उच्च शिक्षा में प्रवेश करता है और किसी कारणवश 1 साल ही पूरा करता है तो उसकी कोई भी साल खराब नहीं जाएगी। 1 साल पूर्ण होने पर उसको 1 ईयर ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट मिलेगा। 2 साल पूरी करने पर 2 ईयर डिप्लोमा इन ग्रेजुएशन मिलेगा। 3 साल पूरा करने पर उसे ग्रेजुएशन की डिग्री मिलेगी और यदि वो 4 वर्ष की डिग्री करना चाहता है, 4 साल पूरा करता है तो उसे ग्रेजुएशन विद रिसर्च डिग्री मिलेगी, यानी कि 1 साल का उसका रिसर्च भी माना जाएगा। 12वां पॉइंट है
4 वर्ष की डिग्री करने पर उसको जब वो पोस्ट ग्रेजुएशन करेगा बच्चा, तो उसका पोस्ट ग्रेजुएशन 1 वर्ष का होगा। MA MSc MCom 1 वर्षीय होगा। यदि वो 4 वर्ष का रिसर्च ग्रेजुएशन करता है तो उसका पोस्ट ग्रेजुएशन केवल 1 वर्ष का ही होगा। 13वां पॉइंट है, जब बच्चा MA MSc MCom कुछ भी जब वो कंप्लीट कर लेगा, पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेगा, तो उसे MPhil करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा PhD में प्रवेश ले सकता है, सीधे रिसर्च में दाखला ले सकता है। अर्थात MPhil समाप्त हो गया है, अब पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद सीधे PhD रिसर्च में प्रवेश हो जाएगा। 14वां पॉइंट है कि B.Ed जो ट्रेनिंग कोर्स हैं, अध्यापक शिक्षा के, टीचर एजुकेशन के जो कोर्स हैं, उसमें B.Ed को 1 वर्ष का भी चलाया जाएगा, 2 वर्ष का भी चलाया जाएगा और 4 वर्ष का इंटीग्रेटेड कोर्स भी B.Ed का चलाया जाएगा। तो उसकी संरचना किस प्रकार की होगी, ये हम 15वें पॉइंट में समझते हैं। यदि कोई बच्चा MA करने के बाद टीचर एजुकेशन में आना चाह रहा है तो उसकी B.Ed की डिग्री 1 साल की होगी। यदि कोई विद्यार्थी BA करने के बाद टीचर एजुकेशन में आना चाह रहा है तो उसकी B.Ed की डिग्री 2 साल की होगी। यदि कोई बच्चा इंटरमीडिएट करने के बाद टीचर बनने की इच्छा रखता है तो टीचर एजुकेशन में आना चाहता है तो उसकी B.Ed की इंटीग्रेटेड डिग्री 4 वर्ष की होगी, अर्थात ग्रेजुएशन भी होगा B.Ed भी होगा, तो उसकी 4 वर्षीय डिग्री होगी। तो इस प्रकार मैंने नई शिक्षा नीति NEP 2020 जो 1200 पृष्ठों की नई शिक्षा नीति है, उसके 15 महत्वपूर्ण बिंदु जो आम व्यक्ति के लिए लाभकारी हो सकते हैं, उनको मैंने आपको समझाया। तो नई शिक्षा नीति में प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि 21वीं सदी ज्ञान और कौशल पर आधारित है। नई शिक्षा नीति 2020 समग्र और व्यापक नीति साबित होगी और भारतीय शिक्षा में व्यापक बदलाव लाएगी, ऐसा उनका कथन है। तो आज हमने सीखा नई शिक्षा नीति NEP 2020। मुझे विश्वास है मैं नई शिक्षा नीति के महत्वपूर्ण प्रावधान जो आम नागरिक और विद्यार्थियों के लिए उपयोगी हो सकते हैं, समझाने में सफल रहा हूँगा। अगर आपको समझ में आई हो नई शिक्षा नीति तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने YouTube चैनल के सदस्यों को बढ़ाते रहें और YouTube फैमिली को बढ़ाते रहें। धन्यवाद। टेक केयर। बाय बाय।